दोस्तों, यह कहानी है लाहौर के किनारे एक पुरानी हवेली के उस रहस्य की जहां 22 साल की खूबसूरत एसपी आयशा खान अकेली रहती थी। एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी, उन्होंने अपने 14 साल के नौकर बिलाल को अपने बेडरूम में बुलाया। जो हुआ, उसने बिलाल की जिंदगी पलट दी। न बीवी की जरूरत, न पैसों की फिक्र। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या था उस लड़के में कि एसपी मैडम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने को मजबूर हो गई? क्या यह सिर्फ एक नौकर था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य जो आयशा के दिल को हिला गया? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। लाहौर के किनारे रावी नदी के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका आंगन एक बूढ़ा पीपल का पेड़ संभाले हुए था। हवेली की दीवारों पर वक्त के गहरे निशान थे और लकड़ी के पुराने दरवाजे हल्की हवा में चरमराते थे। ये सब उस घर की तन्हाई की कहानी सुना रहे थे। इसी हवेली में रहती थी एएसपी आयशा खान। सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी मेहनत, हौसले और सख्त मिजाज के दम पर पूरे शहर में मशहूर। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी और चेहरे पर ऐसी दिलकशी कि देखने वाला एक पल के लिए ठिठक जाए। लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस ऑपरेशन में उनके शौहर डीसीपी जैन खान शहीद हो गए। जैन एक ईमानदार और निडर अफसर थे और उनकी मौत ने आयशा के दिल से रोशनी छीन ली। गम को उन्होंने दिल में छिपाया और अपनी ड्यूटी में झोंक दिया। बन गई शहर की सबसे कम उम्र और सख्त एएसपी। यह हवेली बड़ी थी, खामोश और सुनसान। आयशा यहाँ अकेली रहती थी। कई बार उनके वालिदैन ने कहा, आयशा, शहर के किसी आरामदायक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। मगर आयशा के लिए इस घर की हर दीवार, हर कमरा जैन की यादों से भरा था। हर सुबह वह वर्दी पहनकर दफ्तर निकलती, शाम तक केस और फाइलों में उलझती और रात गए थकी हारी लौटती। मगर जैसे ही हवेली के दरवाजे के अंदर कदम रखती, एक गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ बनकर छा जाता। एक शाम जब वह खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थी, उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर सना मलिक मिलने आई। चाय पीते हुए सना ने संजीदगी से कहा, आयशा, तुझे कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर का काम संभल जाएगा और तेरा अकेलापन भी थोड़ा कम होगा। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल भी हल्का रहेगा। आयशा ने पहले तो इनकार किया, मगर सना के बार बार कहने पर हार मान ली। कुछ दिन बाद एक दोपहर सना खुद एक लड़के को लेकर हवेली पहुंची। यह लड़का 14 साल का था, दुबला पतला मगर हल्की सी मजबूती वाले जिस्म का। उसकी आंखें चमकती थीं और चेहरे पर मासूम पर पूरा एतमाद वाली मुस्कान। उसका नाम था बिलाल। वह आते ही बोला, आदाब मैडम, और फिर धीरे से आंगन में खड़ा हो गया। उसके पांव में घिसे हुए पुराने चप्पल, हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का थैला और आंखों में ऐसा सुकून जैसे यह जगह उसके लिए नई नहीं थी। आयशा ने उसे काम पर रख लिया। बिलाल अब खाना बनाता, घर की सफाई करता, बगीचे की देखभाल करता और छोटे मोटे काम संभालता। मगर एक बात आयशा को हैरान करती थी, बिलाल हर काम इतनी सफाई और तरीके से करता जैसे बरसों से इस हवेली का हिस्सा हो। खाना बनाता तो उसकी खुशबू बिल्कुल जैन के पसंदीदा खाने जैसी होती। जब वह चाय बनाता, उसका जायका वैसा ही था जैसा जैन के हाथ की चाय का। पहले आयशा ने सोचा शायद यह इत्तेफाक है, मगर वक्त के साथ बिलाल की छोटी छोटी आदतें उन्हें और भी परेशान करने लगी। एक रात आयशा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। सुबह उठी तो देखा डायरी उसी पन्ने पर खुली पड़ी थी जैसे कोई रात में उसे पढ़कर गया हो। एक और दिन उन्होंने देखा बिलाल उनकी पसंदीदा किताबों को बुक शेल्फ पर बिल्कुल उसी तरह से रखता जैसे जैन रखा करते थे। यह सब बातें उनके दिल में सवाल उठाने लगी। ये लड़का कौन है? क्या यह सिर्फ एक नौकर है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? एक रात जब जोर से बारिश हो रही थी और आयशा दफ्तर से लौट रही थी, हवेली की बिजली आंधी की वजह से चली गई। उन्होंने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला तो देखा बिलाल पहले से ही हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि वह अभी आएंगी। उसकी धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप तो पूरी भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? आयशा ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो कभी जैन की आंखों में दिखती थी। एक पल के लिए उनका दिल जोर से धड़का। वह एकदम से चुप हो गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर उनके जहन में एक तूफान उठ रहा था।
क्या यह लड़का सच में वैसा था जैसा वह सोच रही थी, या उनका दिल उन्हें धोखा दे रहा था? दोस्तों, लाहौर की उस पुरानी हवेली में जहां एसपी आयशा खान अकेली रहती थी, एक रात का वाकया बिलाल के लिए किस्मत का दरवाजा खोल गया। 14 साल का यह नौकर, जिसकी आदतें आयशा के मरे हुए शौहर जैन से मिलती थीं, एक रात उनके बेडरूम में गया। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। न पैसों की फिक्र, न किसी और ख्वाहिश की कमी। मगर सवाल यह है, क्या रहस्य था उस रात का? क्या बिलाल सच में वही था जो आयशा सोच रही थी, या कोई और ही खेल चल रहा था? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। बारिश की आवाज हवेली की छत पर तीर की तरह चुभ रही थी। आयशा खान अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी। उनका टॉर्च हाथ में थर-थर कांप रहा था। उनका यूनिफॉर्म भीगा हुआ था, बदन ठंडा, मगर दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। बिलाल की आवाज, मैडम, आप तो पूरी भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, धीमी लेकिन गहरी। उसकी आंखों की चमक वही पुरानी वाली चमक जो जैन की आंखों में होती थी, आयशा के दिल को छू गई। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ बना दो, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर उनका जहन एक तूफान में डूब रहा था। यह लड़का कौन है? क्या यह सच में इत्तेफाक है या कुछ और? आयशा ने कपड़े बदले, मगर उनका ध्यान कहीं और था। बिलाल की आदतें, किताबों को उसी तरह रखना, चाय का वही जायका, खाने की वही खुशबू, अब इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। जैसे यह सब कोई जानबूझकर खेल रहा हो। वह बिस्तर के किनारे बैठी अपने नाइट स्टैंड पर रखी जैन की तस्वीर को देखा। जैन की मुस्कान, वह नरमी और हिम्मत का मेल अब भी उनके दिल को छेद जाती थी। क्या मैं पागल हो रही हूं? उन्होंने धीरे से कहा, अपने माथे को रगड़ते हुए। नीचे से चूल्हे की आवाज आई, और थोड़ी देर बाद बिलाल एक ट्रे में चाय लेकर आया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। आयशा ने उसे देखा। उसकी मासूम सी शक्ल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह ट्रे रखते हुए बोला, मैडम, चाय गर्म है, ठंडी न होने दें। आयशा ने चाय का कप उठाया, और पहली चुस्की में ही उनका दिल दोबारा धड़का। ये वही जायका था, अदरक और इलायची का वह परफेक्ट बैलेंस जो जैन बनाया करता था। उन्होंने बिलाल को घूरा, मगर वह चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा था। बिलाल, आयशा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यह चाय बनाना कहां से सीखा? बिलाल ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मेरी अम्मी बनाती थी, मैं उसी से सीखा। आयशा का दिल संकट में डूब गया। जैन ने भी यही कहा था जब उन्होंने उससे पहली बार चाय के बारे में पूछा था। क्या यह सच था, या बिलाल झूठ बोल रहा था? उस रात आयशा ने फैसला किया कि वह बिलाल पर नजर रखेगी। अगले कुछ दिनों में उन्हें और भी अजीब बातें दिखी। एक सुबह जब वह दफ्तर के लिए निकल रही थी, उन्होंने देखा कि बिलाल आंगन में बैठा एक पुराना रेडियो ठीक कर रहा था। यह वही रेडियो था जो जैन अपने साथ पुलिस क्वार्टर्स से लाया था। आयशा ने कभी उसे चलते नहीं देखा, मगर बिलाल के हाथों में वह गूंज रहा था, और उसमें से वही पुराना गाना बज रहा था जो जैन को पसंद था। यह रात भीगी भीगी। आयशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने बिलाल से पूछा, ये रेडियो तुमने कहां से लिया? बिलाल ने मासूमियत से कहा, मैडम, ये तो आंगन के स्टोर में पड़ा था, मैंने सोचा ठीक कर दूं। आयशा के लिए यह सब अब हद से ज्यादा हो रहा था। वह रात को अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी खोली और लिखने लगी। बिलाल कौन है? क्या यह जैन की रूह है, या मैं अपना जहन खो रही हूं? उसने डायरी बंद की और सोच में डूब गई। मगर तभी उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खोल रहा हो। वह उठी और दरवाजे की तरफ गई, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा, उसकी डायरी अब उस पन्ने पर खुली थी जो उसने अभी लिखा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। क्या बिलाल ने यह पढ़ा, या कोई और था हवेली में? एक रात जब बारिश और तेजी से बरस रही थी, आयशा दफ्तर से देर से लौटी। हवेली का सन्नाटा और भी गहरा लग रहा था। बिजली फिर से चली गई थी। वह टॉर्च जलाकर अंदर आई तो देखा बिलाल फिर से मोमबत्ती लेकर खड़ा था। उसने कहा, मैडम, आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? आयशा ने उसकी आंखों में देखा, वही चमक, वही गहराई। उनका दिल जोर से धड़का। वह जान चुकी थी कि कुछ तो गलत था। बिलाल, उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। बिलाल ने सिर झुकाया और कहा, जी मैडम। दोनों आयशा के बेडरूम की तरफ चले। हवेली का सन्नाटा अब और भी डरावना लग रहा था और हर कदम के साथ आयशा के दिल में एक नई शंका जग रही थी। क्या वह बिलाल को गलत समझ रही थी या सच में उस लड़के के पीछे कोई रहस्य था? जैसे ही वह कमरे में पहुंची, बिलाल ने दरवाजा बंद किया। आयशा का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखी थी और उसकी नजर एक पल के लिए उस पर गई। तभी बिलाल ने धीरे से कहा, मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है, जैन साहब के बारे में। यह बात आयशा के लिए एक सदमा थी। क्या बिलाल सच में जैन का कोई रहस्य जानता था या यह उसका कोई खेल था? क्या इस हवेली में कोई और भी छिपा था जो सब देख रहा था? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। हवेली के बेडरूम का सन्नाटा आयशा के दिल की धड़कन से टकरा रहा था। बारिश की आवाज अब भी बाहर गूंज रही थी, लेकिन अंदर का मंजर उससे भी ज्यादा तूफानी था। बिलाल ने दरवाजा बंद किया और उसकी आवाज, मैडम, मुझे जैन साहब के बारे में कुछ बताना है, आयशा के जहन में बम की तरह फटी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की तरफ एक पल के लिए देखा जो टेबल पर रखी थी, मगर अपने आप को संभाला। वह एक सख्त पुलिस अफसर थी और उनका दिल चाहे कितना भी धड़क रहा हो, वह अपने होश नहीं खोना चाहती थी। बोल, क्या बात है? आयशा ने सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा। अपनी आंखें बिलाल के चेहरे पर टिकाईं। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही गहराई जो जैन की होती थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई दी। बिलाल ने सिर झुकाया, जैसे सोच रहा हो कि कहां से शुरू करे। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं जैन साहब को जानता था। आयशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? उन्होंने तेजी से पूछा, अपनी आवाज में गुस्सा और हैरानी का मेल। जैन तो 3 साल पहले शहीद हो गए। तुम उस वक्त कितने साल के थे? 11। तुम उन्हें कैसे जान सकते हो? बिलाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैडम, मैं उनके लिए काम करता था। उनके ऑफिस के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वहां मैं चाय बनाता था। जैन साहब रोज आते थे और मुझसे बातें करते थे। उन्होंने मुझे यह चाय बनाना सिखाया था और यह भी बताया था कि उन्हें किताबें कैसे पसंद हैं। आयशा के होश उड़ गए। यह बात उनके लिए एक सदमा थी। जैन ने कभी उनसे किसी चाय वाले लड़के का जिक्र नहीं किया था, मगर बिलाल की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह उसकी आंखों में झूठ नहीं देख सकी, लेकिन फिर भी उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। तो तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने पूछा, अपनी आवाज को सख्त रखते हुए। और यह सब, ये किताबें, ये रेडियो, ये सब तुम्हें कैसे पता है? बिलाल ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से कहा, मैडम, यह हवेली, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। जैन साहब मुझे एक बार यहाँ लाए थे जब आप दफ्तर में थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यह घर उनकी अमानत है। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। जैन ने किसी को इस हवेली में लाया था और उसने कभी उनसे बताया क्यों नहीं? बिलाल, झूठ मत बोलो, आयशा ने सख्त लहजे में कहा। अगर यह सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिलाल ने नजरें झुकाईं और कहा, मैडम, मुझे डर था कि आप बुरा मान जाएंगी। मैं तो सिर्फ काम करने आया था, मगर जब मैंने यह घर देखा, मुझे जैन साहब की याद आई। आयशा का जहन तेजी से चलने लगा। क्या बिलाल सच बोल रहा था या यह कोई खेल था? उसने अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और बिलाल से और सवाल पूछने शुरू किए। तुमने जैन के बारे में और क्या जाना? क्या उन्होंने तुझे कुछ और बताया? बिलाल ने धीरे से कहा, मैडम, उन्होंने एक बार कहा था कि उनके पास एक बड़ा रहस्य है, किसी फाइल के बारे में जो उन्होंने छिपाई थी। वह फाइल उनके लिए खतरनाक थी और शायद इसी वजह से उसने बात अधूरी छोड़ दी। आयशा के कान खड़े हो गए। किस फाइल की बात कर रहे हो? उन्होंने झट से पूछा। बिलाल ने सिर झुकाया और कहा, मैडम, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना सुना था कि वह फाइल यहाँ हवेली में छिपाई गई है। आयशा के दिल में एक नई शंका जगी। जैन के ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत एक एनकाउंटर में हुई थी, लेकिन पुलिस ने कभी इसकी पूरी तशरीफ नहीं की थी। क्या जैन किसी बड़े केस में उलझा था? और क्या यह फाइल उनकी मौत का रहस्य खोल सकती थी? उस रात आयशा ने बिलाल को वापस भेजा और अपने कमरे में अकेली बैठ गई। उनका जहन तेजी से चलने लगा। हवेली में एक फाइल, कहाँ? और बिलाल को यह कैसे पता? वह उठी,
और हवेली के पुराने स्टोर रूम की तरफ चली। वहां पुराने संदूक, टूटी हुई कुर्सियां और जैन के कुछ पुराने सामान पड़े थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हर चीज को छाना, मगर कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे से कुछ खिसका हो। वह रुक गई, उनका दिल जोर से धड़का। कौन है वहां? उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आयशा ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और स्टोर रूम के एक कोने में गई, जहां एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी को खिसकाया तो देखा उसके पीछे एक छोटा सा खुफिया दरवाजा था। उनके हाथ कांपने लगे। क्या यही वह जगह थी जहां जैन ने फाइल छिपाई थी? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उन्हें लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। वह पलटी तो देखा, बिलाल वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी। मैडम, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वह जगह खतरनाक है। आयशा खान का दिल जोर से धड़क रहा था। रिवॉल्वर उनके हाथ में थर थर कांप रहा था। हवेली के स्टोर रूम का सन्नाटा उन्हें खा जाता लग रहा था। और बिलाल की आवाज, मैडम, वहां जाना खतरनाक है, अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। वह पलटी और बिलाल को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, न डर न घबराहट, बल्कि एक गहरा एतमाद। बिलाल, तू यहां क्यों आया? आयशा ने सख्त आवाज में पूछा। और यह दरवाजा, इसके बारे में तुझे कैसे पता? बिलाल ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से कहा, मैडम, मैंने आपको बताया था कि जैन साहब मुझे यहाँ लाए थे। उन्होंने मुझे यह दरवाजा दिखाया था और कहा था कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। आयशा का जहन तेजी से चलने लगा। क्या जैन ने सच में इस लड़के को इतना बड़ा रहस्य बताया था? और अगर यह सच था तो क्यों? आयशा ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया और कहा, साइड में हट बिलाल, मैं यह दरवाजा खोलूंगी। बिलाल ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से साइड में हट गया। आयशा ने टॉर्च की रोशनी में उस खुफिया दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना संदूक पड़ा था। उनके हाथ कांपने लगे जब उन्होंने संदूक खोला। उसमें एक फाइल थी, पुरानी और धूल से भरी, जिसमें लिखा था ऑपरेशन ब्लैक शैडो। आयशा ने फाइल खोली और उसके पन्नों पर जैन के हाथ का लिखा हुआ था। एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में डिटेल्स, जिसमें शामिल थे कुछ बड़े पुलिस अफसर और सियासतदान। आयशा के होश उड़ गए। यह वही केस था जिसमें जैन की मौत हुई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया था कि जैन एक एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन इस फाइल में लिखा था कि यह एक साजिश थी। जैन के पास इस नेटवर्क के खिलाफ सबूत थे और उसी वजह से उनकी जान ली गई। आयशा की आंखों में आंसू उभर आए। जैन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने धीरे से कहा। तभी बिलाल ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, जैन साहब ने मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये फाइल आपको पहुंचानी है। आयशा ने उसकी तरफ देखा, हैरान और गुस्से में। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। बिलाल ने सिर झुकाया और कहा, मैडम, मुझे डर था। जैन साहब ने कहा था कि यह फाइल बहुत खतरनाक है। अगर मैंने जल्दी बताया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता था। आयशा का दिल अब भी शक के साए में था। उसने सोचा, क्या बिलाल सच बोल रहा है या ये उसका खेल है? तभी उसने याद किया उस रात को जब उन्होंने बिलाल को अपने बेडरूम में बुलाया था। वह रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी और आयशा अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। बिलाल चाय लेकर आया था और जब उसने जैन जैसा चाय का कप रखा, आयशा का दिल एक पल के लिए पिघल गया। उन्होंने बिलाल से बातें की, उसकी कहानी सुनी। एक गरीब घर का लड़का जो अपनी अम्मी के लिए पैसा कमा रहा था। उस रात आयशा ने उसे अपने पास बैठने दिया और शायद अपने अकेलेपन में उन्हें बिलाल में जैन की परछाई दिखी। उन्होंने उसे अपने दिल का हाल बताया और बिलाल ने चुपचाप सुना। उसके बाद आयशा ने उसे अपने लिए और काम दिए, घर के बाहर के काम, पैसों का बंदोबस्त, और बिलाल की जिंदगी बदल गई। मगर अब यह फाइल हाथ में पकड़े हुए आयशा को लगा कि शायद वह गलत थी। बिलाल सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह जैन का पैगाम लाया था। लेकिन एक सवाल अब भी उनके जहन में था, क्या बिलाल के पीछे कोई और रहस्य था? तभी हवेली के बाहर एक तेज आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी रुकने की आवाज।
से कहा, वही लोग जिनसे जैन साहब डर रहे थे। आयशा ने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हवेली के आंगन में 2 आदमी खड़े थे, उनके हाथ में बंदूकें। आयशा ने बिलाल को इशारा किया कि चुप रहे और वह खुद चुपके से आंगन की तरफ बढ़ी। एक आदमी की आवाज सुनाई दी, फाइल यहाँ है, मुझे पता है, लड़के ने बताया था। आयशा का दिल डूब गया। लड़के ने बताया? क्या बिलाल उन्हें धोखा दे रहा था? उसने पलटकर बिलाल को देखा, जो अब भी स्टोर रूम में खड़ा था, डर से कांपता हुआ। आयशा ने रिवॉल्वर उठाई और उसकी तरफ तान कर कहा, बिलाल, तूने मुझे धोखा दिया। बिलाल ने झट से सिर हिलाकर कहा, नहीं मैडम, मैंने आपको बचाने के लिए यह सब किया। तभी आंगन से एक गोली की आवाज आई और आयशा ने झट से खुद को दीवार के पीछे छिपाया। वह समझ गई कि अब वक्त नहीं था सवालों का। उन्होंने फाइल अपने कोट के अंदर छिपाई और बिलाल को कहा, मेरे साथ आओ। दोनों हवेली के पीछे वाले रास्ते से भाग निकले जब तक पुलिस बैकअप न आए। आयशा ने सना मलिक को फोन किया और कुछ ही देर में पुलिस फोर्स हवेली पर पहुंच गई। उन 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और फाइल पुलिस कस्टडी में चली गई। आखिर में जब सब शांत हुआ, आयशा ने बिलाल से पूछा, तूने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बिलाल ने कहा, मैडम, मैंने सोचा था कि आपको खतरे में नहीं डालूंगा। जैन साहब ने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। आयशा ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उन्हें सिर्फ सच्चाई दिखी। बिलाल उस रात उनके बेडरूम में सिर्फ जैन का पैगाम देने आया था और आयशा के अकेलेपन ने शायद उन्हें गलत समझने पर मजबूर किया। फाइल के सबूतों से उस क्रिमिनल नेटवर्क का खात्मा हुआ और आयशा ने बिलाल को अपने घर का हिस्सा बना लिया, न सिर्फ एक नौकर के रूप में बल्कि एक छोटे भाई की तरह।